नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 19वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है, या कह लीजिए स्वतंत्र इच्छा है, जो कि उस एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक और बात कही जाती है, यदि कोई इकाई या व्यक्ति इस एक के ज्ञान को दूसरों से अपनी भाषा में परिवर्तित करके साझा करना चाहे तो वह भी वह कर सकता है, क्योंकि वह उसकी स्वतंत्र इच्छा है, यानी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। लगता है कि काफ़ी सावधानी पूर्वक इस योजना के सारे चरणों का विकास किया गया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस विकास की योजना की शुरुआत कैसे हुई थी? तो रा कहते हैं, हम पिछली जानकारी में वापस जाते हैं। क्या आपको लोगोस के बारे में चर्चा याद है? स्वतंत्र इच्छा के प्रमुख विकृति के कारण हर आकाशगंगा अपना स्वयं का लोगोस बनाती है। इन लोगोस को पूर्ण स्वतंत्र इच्छा होती है कि वह बुद्धिमान ऊर्जा के मार्ग को निर्धारित करें, जो कि ग्रह तथा उसके सूरज की स्थिति को देखते हुए हर घनत्वता के सबक यानी लेसन्स को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, आपको याद होगा यहाँ पे लोगोस की बात हो रही है। लोगोस ये होते हैं जो रचयिता की धड़कन से जो पहला एक रोशनी का बेटा बना या बच्चा बना या बच्ची बनी, कुछ भी बनी, ये जो होता है ना, इसको कहते हैं लोगोस। फिर ये अपनी रचना करनी शुरू करते हैं आगे आगे। और आपको याद होगा, बिल्कुल जलेबी की तरह कुंडलीदार तरीके से, आप इसमें भी देखेंगे जलेबी की तरह बार 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 करना शुरू करते हैं ऐसे। मतलब पहले यहाँ आसपास 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 बनाया, फिर धीरे 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 बाहर बनाया। इसी के बारे में राह कह रहे हैं कि तुम्हें लोगोस तो याद होगा। तो लोगोस को ये आज़ादी भी है, क्योंकि वो अब अपनी रचना कर रहे हैं। तो वो ये देखते हैं कि जिन जिन सूरजों को उन्होंने लगाया है उनकी स्थिति क्या है, उन सूरजों के आसपास के जितने भी ग्रह लगे होंगे उनकी स्थिति क्या है। उसके हिसाब से जो जो लेसन्स, जो जो सबक की उनको ज़रूरत है, चाहे वो सूरज को ज़रूरत हो, चाहे वो वहाँ के ग्रहों की ज़रूरत हो, या ग्रह के प्राणियों को ज़रूरत हो, किसी को भी ज़रूरत हो, उनको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना, वो सबक, वो लेसन्स उन्हें मुहैया करते रहे, क्योंकि वो भी मांगते रहते हैं और ये भी देते रहते हैं। ये ऐसे ही चलता रहता है। और ये ऊर्जा के द्वारा, सोच के द्वारा चलती है सारी कहानी। सोच में आप जो जो मांगते रहोगे वो ये लोगोस आपको देते रहेंगे। इसलिए कहते हैं मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके जब आप लोगोस से, इस गैलेक्सी के सेंटर से मांगना शुरू करोगे ना, तो आप कायदे से देखा जाए तो आप अनंत रचयिता से ही मांग रहे हो, क्योंकि ये उनके दिल की धड़कन है। तो इन्फॉर्मेशन उनके दिल की धड़कन से ही निकल के सीधा आपके दिमाग के अंदर आएगी। लेकिन इसके लिए विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है। जैसे आकाश गंगा है, आप जहाँ से मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन में करते 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 अंदर से जहाँ पर भी आपका ग्रह है, हमारा ग्रह करीब 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 यहाँ पर है, ये रहा, इधर कहीं होगा हमारा ग्रह बाहर। तो यहाँ से निकल के धीरे 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 क्रॉस करते 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 अपनी सोच के अंदर ही धीरे धीरे जाना है, और उसके अंदर जाते 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 ध्यान अवस्था के अंदर जाके सीधा यहाँ पर चले जाना है। यहाँ चले जाओगे, रोशनी ही रोशनी होगी चारों तरफ, लेकिन पूरी ब्रह्मांड की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं रहेगी। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मांगोगे उस ध्यान अवस्था में आपको मिल जाएगी। जो जो लेसन्स आपको चाहिए वो मिल जाएंगे, जो जो मदद आपको चाहिए वो भी मिल जाएगी। तो खैर, आगे डॉन कहते हैं, मैं अपनी समझ के हिसाब से एक बयान दे रहा हूँ और जानना चाहता हूँ कि यह सही है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक भौतिक उत्प्रेरक यानी फिजिकल कैटलिस्ट इस तीसरी घनत्वता की इकाई पर हर समय कार्य करता है। मुझे लगता है कि ठीक उसी प्रकार दूसरी घनत्वता पर भी कार्य करता है। यह उत्प्रेरक दर्द और भावना के माध्यम से कार्य करते हैं। तो क्या इन शरीरों के हल्के होने का तथा शरीर से बालों का पूरी तरह निकल जाना इत्यादि का कारण यह है कि यह उत्प्रेरक ज़्यादा मजबूती से मन पर कार्य करते हैं, ताकि विकास क्रम यानी इवोल्यूशन की क्रिया हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल जो किया है डॉन ने, उन्होंने कहा फिजिकल कैटलिस्ट यानी जो हमारे जीवन में दुख, दर्द, बाधाएं, परेशानियां ये सब आती है ना, इसका कारण होता है। इसका कारण ये होता है, ये हमने ही लगाई होती है। अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि हमने ही लगाई हुई है सारी की सारी। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अचानक से, हाँ अचानक से कभी कभी कोई लग जाती है, लेकिन ज़्यादातर तो हमने खुद ही लगाए होते हैं दुख दर्द, क्योंकि हमारी आँख नहीं खुल रही होती है।
वो आंख खोलने के लिए कि जब आंख खुल जाएगी तब तू जाएगा रचयिता की दिशा में, और जब तू वहां जाना शुरू करेगा तेरी चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो ये दर्द और भावनाएं, ये सारी चीजें ना उत्प्रेरक होते हैं। अब भावनाएं किसी भी तरीके की हो सकती है, प्रेम भी भावना है, दुख भी भावना है, इसके अलावा भी कई तरीके की भावनाएं होती हैं, दूसरों को लेके, खुद को लेके। इन सारी चीजों को हम लोग उत्प्रेरक ही बोलेंगे। उत्प्रेरक का मतलब माध्यम, हम माध्यम बोल के चलेंगे इसको। ठीक है, तो वो कह रहे कि शरीरों पे बाल कम हो गए, तो हाँ हल्के शरीर हो गए। अब यहाँ पे अगर भालू जैसे अगर वो हो, तो अगर आपको कोई भालू को आप ऊपर से कुछ पत्थर वत्थर फेंक के मारोगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, या बड़े बड़े बंदर हैं उनको अगर आप पत्थर फेंक के मारोगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इंसान का शरीर इतना हल्का है कि इसमें तो हल्की सी कोई सुई भी चुभा दे तो भी उसको इतना दर्द हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए शरीर हल्के हो गए। तो रा कहते हैं यह पूरी तरीके से सही नहीं है, हालांकि हमारी समझदारी से काफ़ी मिलती होती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप चाहें तो एक पेड़ के बारे में विचार करें, वह आत्मनिर्भर है। अभी विचार करें कि आप तीसरी घनत्वता की इकाई हैं। यह कठिनाई और अभाव के माध्यम से ही आत्मनिर्भर हैं। सीखना सिखाना मुश्किल है, क्योंकि वहां एक पहले से बनी हुई है, यानी बिल्ट इन बाधा है। एक ही समय में यह तीसरी घनत्वता की महान गुण भी है और महान अक्षमता यानी हैंडीकैप भी है। इस प्रकार जैसा कि आप कहते हैं कि आपके शरीर का हल्का होना इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप अपने कठिनाइयों के सबक सीखें तथा एक दूसरे से निपटने की आदत डाल सकें। इस प्रकार प्रेम को जानने वाले सबक की शुरुआत की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि देखो जो पेड़ हैं वो तो पहले ही बन गए, ठीक है, वो दूसरी घनत्वता में है। अब आप उनसे वैसे डायरेक्ट बात करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान अवस्था में बैठे हुए हो तो आप उस पेड़ से भी बात कर सकते हो, दिमाग से दिमाग में, मतलब टेलीपैथी के थ्रू आप पेड़ से भी बात कर सकते हो। तब ये हो सकता है। अगर आप ऐसे ही सामने सामने करने की कोशिश करोगे तब नहीं हो पाएगा। तो इसी को वो कह रहे हैं ये हैंडीकैप भी है, मतलब ये बाधा भी है तुम्हारे लिए कि भाई तुम ऐसे कर नहीं पा रहे हो। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जब इसी तरीके से तुम्हारे जो शरीर बने हुए हैं ना, कह रहे जो कठिनाइयाँ और ये जो सारी चीज़ें आती हैं ना, कह रहे उन कठिनाइयों से निपटते निपटते तुम एक दूसरे से प्रेम और ये सारी चीज़ों को करना जब शुरू करते हो ना, तभी तुम्हें पता चलता है कि हाँ प्रेम नाम की भी कोई चीज़ है और उसकी भी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि प्रेम तुमने ज़िंदगी से हटा दिया और तुम किसी से तो करोगे यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी से भी ना करो। चलो तुम सबसे ना भी करो, जिस खाने को खा रहे हो उससे तो प्रेम करोगे, उस खाने से भी अगर प्रेम नहीं करते तो फिर तुम किससे प्रेम करोगे। खैर जो भी है, तो रा आगे कहते हैं वह उत्प्रेरक दो लोगों के बीच में होते हैं, वह हर एक लोगों के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसका अनुभव अकेले रहकर भी कर सकते हैं या ध्यान करके भी कर सकते हैं, परंतु इसको सीखने का सबसे तेज तरीका है एक दूसरे के साथ डील करना, यानी एक दूसरे के साथ रहना। यह सबसे बड़ा उत्प्रेरक है, बजाय कि हम अकेले रहकर खुद के साथ डील करें। खुद के साथ डील करना बिना किसी भी दूसरे व्यक्ति के ठीक वैसा ही होता है जैसे कि शीशे दर्पण के बगैर जीना। इस प्रकार वो खुद को देख नहीं सकता है और अपने अस्तित्व को खोज नहीं पाता है। इस प्रकार हर व्यक्ति हर किसी की मदद अपने अनुभव द्वारा कर सकता है। यही कारण है कि आपके शरीर हल्के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोल ही दिया देखो रा ने, आपके साथ में कोई ना कोई पार्टनर, चाहे दोस्त हो, चाहे बीवी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बच्चे हों, कोई भी हो, कोई भी एक होता है ना, उसको करने का ना अंदर से एक मोटिवेशन होता है, उसके लिए करने का एक मोटिवेशन होता है। वो जो मोटिवेशन होता है ना, वो प्रेम की वजह से वो मोटिवेशन रहता है कि हाँ इससे मुझे प्रेम है इसलिए मैं इसके लिए कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि जितनी दुनिया में जितने लोग हैं आप इनसे प्यार नहीं कर सकते, हैं तो सारे आप ही के प्रतिबिंब। आत्मा तो सबकी एक ही है तो सारे इन्हीं तरंगों का हिस्सा, अलग अलग ऊर्जाएं हैं, सबके अनुभव भी अलग अलग हैं। तो करने को आप सबसे भी कर सकते हो, करने को आप किसी एक से भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है। इसके लिए आपको शरीर हल्के दिए गए थे। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा उदाहरण रा ने दिया वो ये दिया कि ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब आप बिना शीशे के रह रहे हो। शीशे में जब आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे तो आप अपने अस्तित्व को कैसे जान पाओगे। तो ये काफ़ी सुंदर उदाहरण था यहाँ पे रा का। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। फिर हमारे पास दूसरी घनत्वता के प्राणी हैं जिनका मुख्य झुकाव खुद की सेवा की तरफ होता है और संभवतः थोड़ा बहुत अपने निकटतम परिवार की तरफ दूसरों की सेवा का भाव होता है। जब वे तीसरी घनत्वता के हो जाते हैं तो क्या यह झुकाव भी अपने साथ ले जाते हैं, जो कि परिवर्तित होकर एक समूह बन जाता है और अंत में सभी एक हो जाते हैं। क्या मैं सही हूं? तो रा कह रहे हैं हाँ आप सही हैं।
मतलब जो जानवर भी जो पीछे से सीख सीख के आते हैं, जो पेड़ पौधे भी सीख सीख के आएंगे, वो एक झुकाव होता है अपना। और फिर जब हम इस घनत्वता में आते हैं, इंसानों की घनत्वता में, तब हम भी अपने अपने समूह बनाने शुरू कर देते हैं। जानवरों के भी अपने अपने समूह होते हैं, पेड़ों के भी अपने अपने समूह होते हैं। मतलब एक तरीके से अगर आप पेड़ों को देखोगे तो उनके अपने अपने समूह बनाए होते हैं उन्होंने भी। तो कहते हैं समूह की प्रक्रिया वहीं से बननी शुरू होती है, और इसी तरीके से आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानते हुए एक हो जाते हैं। तो आगे डॉन कहते हैं, फिर नई तीसरी घनत्वता के लोग जो अभी अभी दूसरी घनत्वता से आए हैं, उनका झुकाव अभी भी मजबूती से खुद की सेवा की तरफ होगा। शायद ऐसा कोई तंत्र होगा जिससे दूसरों की सेवा की संभावना के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। मैं पहले दो बातों के बारे में सोच रहा हूँ। पहला, मैं तंत्र के बारे में सोच रहा हूँ, और दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि विभाजन कब होता है, जहाँ वह इकाई खुद की सेवा के रास्ते पर जारी रखने में सक्षम होती है, जो अंततः है उसे चौथे और पांचवी घनत्वता तक ले जाती है। मेरा अनुमान यह है कि एक इकाई दूसरी घनत्वता में पूरी तरह से खुद की सेवा जारी रख सकती है और आगे की घनत्वता में इसे जारी रख सकता है, और उसे कभी भी कोई उस रास्ते से नहीं हटा सकता है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह गलत है। दूसरी घनत्वता में खुद की सेवा के अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट के साथ उसके समूह की सेवा करना भी शामिल होता है। दूसरी घनत्वता में खुद का और दूसरों का विभाजन दिखाई नहीं देता है। सभी को खुद के जैसा ही देखा जाता है, क्योंकि किसी रूप में दूसरी घनत्वता की इकाई में यदि कोई समूह कमजोर हो जाता है तो उस समूह के सारे इकाई भी कमजोर हो जाते हैं। नई या प्रारंभिक तीसरी घनत्वता की इकाई में अपने परिवार, समाज, देश या खुद की तरफ देखने का जो झुकाव विकृति होती है, उसमें भोलापन होता है। इस प्रकार यद्यपि यह विकृति तीसरी घनत्वता में विकास के लिए मददगार नहीं है, क्योंकि ये बिना किसी ध्रुवता के है। ये विभाजन तब स्पष्ट हो जाता है जब वो इकाई दूसरों को दूसरों की तरह देखे और सचेत रूप से दूसरों को खुद के भला करने के लिए छल कपट करे। यही से उस मार्ग की शुरुआत होती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रा कह रहे हैं, मतलब डॉन का सवाल ये था कि भाई जब पहले से ये जानवर और ये पेड़ पौधों की वो चलते हुए आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जो खुद की सेवा के रास्ते पे, मतलब उसे दूसरों की चिंता ना हो, ये नहीं, बस वो अपने अपने बारे में ही सोच रहा है और फिर वो आगे निकल रहा है। तो रा कह रहे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए हो जाता है कि जब तुम एक इंसान का रूप ले लेते हो ना, मतलब वहां से चलो ठीक है तुम्हारा झुकाव तो हो सकता है, लेकिन तब भी अगर तुम एक समूह में हो, एक समाज में हो, तब भी तुम एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो चिंता के कारण करो या कैसे भी करो, करोगे जरूर। तो उसमें भी दूसरों की सेवा का थोड़ा बहुत तो रहता ही है, चाहे बेशक वो खुद की सेवा के रास्ते पे क्यों ना चल रहा हो, लेकिन थोड़ा बहुत ही होगा। लेकिन उसमें भी उसके अंदर छल कपट होगा। इस वजह से ये ध्रुवता आ जाती है कि हाँ, मतलब कोई व्यक्ति ये हो सकता है ये सोच रहा जी मेरा देश, मेरा ये, उन्होंने बोला ना मेरा परिवार जी, ये मेरे समाज के लोग हैं, ये मेरे देश के लोग हैं, बस इतने मेरा मेरा करता ही चले जा रहा है। बस अभी भी उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि दूसरे जो हैं वो भी मैं ही हूँ। क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता है कि हाँ रचयिता ने बनाया कैसे है। अब जब उसे सच ही नहीं पता है तो वो कैसे बता सकता है कि उसको सारी चीज़ें बाहर बाहर लगेंगी दूर दूर। और उसका जो कारण है, मेन कारण है, वो है छल कपट, कि वो अपने अपने बारे में सोच रहा है। और यहां से रा कह रहे हैं यहां से वो खुद की सेवा का रास्ता शुरू होता है। तो खैर आगे डॉन अगला सवाल करते हैं, फिर स्वतंत्र इच्छा के कारण भी कभी कभी तीसरी घनत्वता में विभाजन हो जाता है, जब कोई इकाई कभी सचेत रूप से और शायद बिना सचेत रूप से चुनाव करता है। क्या कोई इकाई सचेत रूप से इस रास्ते को चुन सकती है जब विभाजन की शुरुआत हो रही हो? तो रा कहते हैं हम सामान्यताओं यानी जनरलिटीज में बोलते हैं, जो हमेशा गलत होने के लिए खतरनाक है। हालांकि हम महसूस कर रहे हैं कि आप हर चीज़ की समीक्षा, ओवरव्यू चाहते हैं, इसलिए हम विसंगतियों को हटाकर मोटा मोटी बातें ही बता सकते हैं। तीसरी घनत्वता के अधिकांश प्राणी अपने रास्ते चुनने से अभी भी तो बहुत दूर हैं, इससे पहले कि वो यह जाने कि सचेत रूप से उन्हें कोई भी रास्ता चुनना आवश्यक है। यानी कि वे जानते ही नहीं हैं कि उनका जिस तरफ झुकाव है वो उन्हें तय करना आवश्यक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो डॉन ने पूछा ना सवाल, डॉन ने कहा कि इसका मतलब ये ज़रूरी है कि भाई कोई व्यक्ति चाहे खुद की सेवा के रास्ते पे जाए या दूसरों की सेवा के रास्ते पर जाए, तो ये ज़रूरी है उसके लिए कि भाई वो अपना चुनाव कर ले। तो रा भी ये उसको यही कह रहे हैं कि देखो हम तुम्हें मोटा मोटी बता सकते हैं
कि तुम्हारे यहाँ की अभी जो सभ्यताएं हैं ना जितनी भी हैं, कह रहा अभी तक तो उन्हें ये ही नहीं पता है कि उन्होंने जानबूझ के चुनाव ही नहीं किया है कि मुझे कौन सी साइड में जाना है। यानी दोस्तों आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या कहते हैं, मतलब 51% और 49%, यानी दूसरों की सेवा। यानी कि 51% कोई सामने वाला व्यक्ति है उसके लिए आप कर सकते हो, या अपने परिवार के लिए भी कर सकते हो सकता है उससे ज़्यादा भी कर जाओ, लेकिन कुछ तो अपने लिए भी करोगे। 49% तो अपना भी सोचोगे, वरना मर नहीं जाओगे, सर्वाइव कैसे करोगे। यहाँ पे सर्वाइवल को भी रखा गया, रचयिता ने जानबूझ के रखा है ये। अब दूसरी साइड है जो छल कपट करके किसी ना किसी तरीके से साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, वो ये चाहेगी कि मेरा फायदा हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, जितना हो सके मैं उस दिशा में चला जाऊं ताकि मेरी कटाई उस दिशा में हो जाए। तो कई केसेस में ऐसा है कि वो जानबूझ के कर रहे होते हैं। इस केस में ये है कि लोगों को पता नहीं होता कि हाँ मुझे जानबूझ के करना है। तो रा कह रहे हैं कि अभी तक तो तुम्हारे यहाँ ग्रह पे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये चुनाव का है ग्रह, ये महाचुनाव होता है इस माया जाल का, कि या तो इधर हो जा या उधर हो जा, बीच में अगर लटका तो ग्रह खाली होगा तो तू उस चपेटे में आ जाएगा। ठीक है, और ग्रह खाली होने का कारण ये नहीं कि रचयिता ग्रह खाली करेंगे, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं कि ग्रह खाली किस लिए हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हम उसकी विसंगतियों में नहीं घुसेंगे। लेकिन रा ने ही बोला है ग्रह खाली होगा। ठीक है, तो इसलिए अपना अपना रास्ता चुनकर उस रास्ते के ऊपर काम करना अगर कोई शुरू कर देना तो उस दिशा में उसकी कटाई हो जाएगी फिर। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या बता सकते हैं कि खुद की सेवा का रास्ता चुनने के लिए किस तरह का झुकाव उन्हें बल यानी मोमेंटम देता है। तो रा कहते हैं हम आपको अलंकार यानी कहावतों में बता सकते हैं। कुछ लोग रोशनी से प्रेम करते हैं तो कुछ लोग अंधकार से प्रेम करते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अलग अलग अनंत कई सारे रचयिता चुन रहे हैं और खेल रहे हैं तथा अपने अनुभव को उन बच्चों के जैसे ले रहे हैं जो पिकनिक पर गए हुए हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिकनिक का मजा लेते हैं, उन्हें सूरज सुंदर लगता है, खाना स्वादिष्ट लगता है, खेल ताजगी भरा लगता है और वह रचना के आनंद से चमकते हैं। तो कुछ को रात अच्छी लगती है, उनकी पिकनिक दर्द में रहने में, कठिनाई में, दूसरों को कष्ट देने में और प्रकृति की दुराग्रह यानी परवर्सिटीज का जांच करने में भी उन्हें पसंद होता है। वे अलग तरह की पिकनिक का मजा लेते हैं। यह सारे अनुभव उपलब्ध हैं। यह हर इकाई की स्वतंत्र इच्छा है कि किस प्रकार के खेल या किस प्रकार के आनंद का चुनाव करता है। तो दोस्तों देख लो, यहाँ पे साफ कर दिया है, किसी को रोशनी पसंद है, उसे एक अनंत रचयिता की रोशनी पसंद है, दूसरे को उसका ये अंधकार पसंद है। अंधकार में दूसरों को कष्ट देना, उनको परेशान करना, उनके लिए मुश्किलें और कठिनाइयाँ खड़ी कर देना, किसी को ये अच्छा लगता है। ठीक है, ये उनका पिकनिक है और किसी का ये वाला पिकनिक है। तो चुनाव ये होता है कि भाई कौन सा पिकनिक तुम्हें अच्छा चाहिए, जैसा पिकनिक चाहिए वैसा पिकनिक मिल जाएगा, फिर उस पिकनिक में तुम आगे निकल के अपने अपने सेशंस, अपनी अपनी जो है तैयारियां करते रहो और अपने अपने आगे आगे बढ़ते रहो। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं मानता हूं कि एक इकाई चाहे किसी भी रास्ते पर हो वह तय कर सकता है कि वह किसी भी समय कौन से रास्ते चल सकता है और संभवतः अपने कदमों को वापस ले सकता है, परंतु रास्ता बदलना तब ज्यादा कठिन होता है जब वह उस रास्ते पर काफी आगे निकल चुका होगा। क्या यह सही है? तो दोस्तों यहाँ पे रा कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई मतलब ये दूसरों की सेवा के रास्ते पे यानी 51-49% वाले रास्ते पे चल रहा हो, या कोई दूसरों इधर वाला चल रहा हो 5% और 95%, मतलब 95% को कुछ नहीं देना और 5% के लिए ही करना है बस, हमें जो भी करना है, या तो वो वाला रास्ता है या ये वाला रास्ता है। ठीक है, अब इसके अंदर राय ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों ही रास्तों पे कोई बहुत आगे निकल जाए, मतलब बिल्कुल अपना पहुंच चुका है चरम सीमा पे, या कह लो उससे थोड़ा सा पहले है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा शायद अपने रास्ते बदलना, अगर वो उधर से इधर आना चाहे या इधर से उधर जाना चाहे। तो रा कहते हैं यह गलत है। यदि इकाई अपनी ध्रुवता में काफी आगे निकल जाती हैं तो वह इकाई उतनी ही आसानी से अपनी ध्रुवीकरण बदल सकती हैं, क्योंकि इकाई के पास अधिक शक्ति और जागरूकता होगी। वे लोग वास्तव में असहाय हैं जिन्होंने सचेत रूप से अपना रास्ता नहीं चुना, परंतु वो उन पैटर्न्स को बार बार बिना किसी ज्ञान के दोहराते रहते हैं और उन्हें उन पैटर्न्स का मतलब भी नहीं पता होता है। तो दोस्तों यहां पर वो कह रहे हैं रा कि देखो,
तुम किसी भी रास्ते पर चल रहे हो सकता है दूसरों की सेवा के रास्ते पे चल रहे हो और अचानक से एकदम से पलटी मार दो और एकदम से खुद की सेवा के रास्ते पर आ जाओ कि मर जाए, जिसको जो होना है होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। और एक तरफ ये है जो इस दिशा में चल रहे थे कि मर जाए दूसरे, कोई भी क्या कहते हैं, मैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, जो भी हो होता रहे उनके साथ। लेकिन वो भी इधर से इधर पलटी मार सकता है कि नहीं 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 नहीं, अभी अरे इनकी मदद करने की ज़रूरत है, हो सकता है वो पलटी मार दे इधर, या हो सकता है ये पलटी मार दे उधर। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण रा ने कही है वो ये कही है कि आप लोगों के ग्रह पे वो लोग वास्तविकता में असहाय हैं, उनकी तो मदद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने सचेत रूप से जानबूझ के कोई भी रास्ता नहीं चुना। उनकी जिंदगी का पैटर्न जैसा है चले ही जा रहे चले ही जा रहा है, उसी को दोहराए जा रहे हैं दोहराए जा रहे हैं, वही चीज़ बार बार करे चले जा रहे हैं। और ये पैटर्न बार बार चलने थे, ये हो रहा है कि उन्होंने चुनाव नहीं किया है, और जब ग्रह खाली होगा तो इनका नंबर पहले लग जाएगा, ये उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल क्या रहा है दुनिया में, उन्हें पता ही नहीं है दुनिया में होता क्या है, उन्हें यही नहीं पता दूसरों की सेवा कैसे होती है, उन्हें यही नहीं पता खुद की सेवा। कुछ तो चुन लो दोनों में से, लेकिन चुनाव तो करो, और जब करो तो उसके ऊपर पूरी शिद्दत और ईमानदारी से काम करो। राह ने पहले ही बोल दिया है, दोनों ही साइड में दोनों ही लोग पूरी शिद्दत और ईमानदारी से काम करते हैं। मतलब वो अगर नेगेटिव है तो पूरा ही नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है तो पूरा ही पॉजिटिव है। वो करेगा, अपनी पूरी ताकत लगाएगा यहाँ पे, और वो भी अपनी ताकत लगाएगा वहाँ पे, ऐसे ही चलता है ये खेल। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मेरा मानना है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तब ऐसा लगता है कि उस ध्रुवीकरण में भी उतनी ही क्षमता है जैसे कि इनमें है, यानी कि दोनों तरफ बराबर की क्षमता है। यदि इसे एक उदाहरण से बताएं तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ध्रुव होते हैं। आप दोनों में से किसी ध्रुव को जितना अधिक चार्ज करेंगे उतना ही अधिक उनके सामर्थ्य यानी पोटेंशियल में अंतर होगा, और उतना ही अधिक कार्य करने की क्षमता होगी, जैसा कि हम इसे भौतिक रूप से कह सकते हैं। यह मुझे ठीक वैसा ही समानता एनालॉजी लगती है जैसे हमारे यहाँ चेतना कॉन्शियसनेस में होता है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, हम जैसे चलो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल नहीं लेते, उदाहरण नहीं लेते, हम एक नॉर्मल सेल का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, जो हम अपनी घड़ियों में भी डालते हैं, हम क्या कहते हैं अलग अलग चीज़ों में सेल डाल देते हैं। उसमें भी आप देखते होगे ऊपर पॉजिटिव प्लस का साइन, नीचे नेगेटिव नेगेटिव का साइन। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिस तरफ ध्रुवीकरण ज़्यादा हो गया ना, जिस तरफ ज़्यादा पोटेंशियल हो गया उस तरफ ज़्यादा ऊर्जा खिंचनी शुरू हो जाएगी, और जहाँ ज़्यादा ऊर्जा खिंचनी शुरू हो जाएगी वहाँ पर जो ये जो तराजू है ना, इसका पलड़ा भारी वहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से कॉन्शियसनेस यानी चेतना में भी होता है। और कॉन्शियसनेस हमने क्या डिस्कस की थी? कॉन्शियसनेस थी ये तरंगे, ये जो तरंगे हैं ना यही है चेतना, और कुछ भी नहीं है, रचयिता ही चेतना है। यही तरंगों से ही, इन्हीं के अंदर है हम, और यही है हम, और इसी को यहाँ पे डॉन चेतना बोल रहे हैं। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। ठीक है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक घटना यानी फिनोमिना के रूप में हम जो अनुभव करते हैं, यानी कि विद्युतीय घटना और चेतना की घटना, उनके बीच में संबंध होता है, और वह एक ही रचयिता से निकलती हैं। वह लगभग एक जैसे हैं, परंतु उनके कर्म में थोड़ा अंतर होता है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हम फिर से आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसे और अधिक सरल करते हैं। अकेले आपका शरीर कई कई ऊर्जाओं या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का बना हुआ है, जो कि बुद्धिमान ऊर्जा के कारण आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। आपकी मानसिक व्यवस्था या विकृति आगे चलकर आपके शरीर में और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को जोड़ती हैं और आपके शरीर के ऊर्जा के पैटर्न्स को विकृत करती हैं। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पहलू क्षेत्रों की एक और विकृत जटिलता के रूप में सेवा करता है, जो अपने आप में उत्तम परफेक्ट होता है, लेकिन जिसे ऊर्जा क्षेत्रों के मन और शरीर परिसर द्वारा विकृत है और अनइंटीग्रेटेड तरीकों से महसूस किया जा सकता है। यानी कि आपको आपके मन तथा शरीर को अपने आत्मा के साथ मिलाना होता है। तो दोस्तों देखो, ये थोड़ा सा टफ सवाल था, लेकिन इसको समझने के लिए ना थोड़ा ऐसे आसानी से समझते हैं। डॉन ने कहा कि इसका मतलब ये सारा ऊर्जाओं का खेल है। तो मतलब अगर इन्हीं तरंगों के अंदर देखा जाए, अगर इन्हीं तरंगों को हम देखें, इसमें पॉजिटिव की पोलैरिटी भी है और नेगेटिव की भी है, जहां आपका खिंचाव होता चला जाएगा। और खिंचाव होने का कारण है अनुभव, अनुभव होने का कारण है आपकी इच्छा, इच्छा होने का कारण है आपकी सोच। अंत में जाके तो देखो दोबारा सब कुछ सोच ही बन रहा है। पहले सोच आएगी,
फिर उसके बाद इच्छा आएगी, फिर आएगा चुनाव, आप कुछ चुनाव करोगे, फिर उसके बाद आपकी क्या कहते हैं उसको वास्तविकता में होगी वो चीज़, वास्तविकता में होने के बाद एक अनुभव बनेगा, अनुभव से आपका एक झुकाव पैदा होगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। इसी चीज़ को यहाँ पे डॉन ने बोला कि हाँ ये नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होता है ना, ये इसके कारण ही होता है। तो रा भी यही कह रहे हैं, हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ को ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो शरीर है ना, वो इन तरंगों का बना हुआ है, और इन तरंगों में अलग अलग रूप चल रहे हैं हमारे। कोई कंपन कहीं कैसी चल रही है दिमाग की, और दिमाग की अपनी कंपन होती है, शरीर की अपनी कंपन चल रही है, आत्मा की अपनी कंपनता चल रही है। तो पूरा जो शरीर बना हुआ है ना, वो ऊर्जाओं का बना हुआ है। अब जब ऊर्जा, अगर दिमाग की ऊर्जा ठीक नहीं रही तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, शरीर पर प्रभाव पड़ेगा तो दिमाग पे पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों पे प्रभाव पड़ा आपस में तो आत्मा पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। यहीं पर राय ये कह रहे हैं कि देखो तुम कर तो लो, तुम्हें जो चीज़ें समझ में आ रही तुम इसे अलग अलग भाग में करके तो देख सकते हो, कह रहे लेकिन वास्तविकता में ना ये अपने आप में तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी आत्मा, ये भी अपने आप में एक माया जाल है। इस बड़े माया जाल के अंदर ये एक छोटा सा माया जाल है जिसको लेकर तुम कभी इधर भाग रहे हो कभी उधर भाग रहे हो, यही हो रहा है बस तुम्हारे से, और इसकी वजह से तो तुम्हारे अनुभव हो रहे हैं, और जो अनुभव हो रहे हैं उससे झुकाव हो रहा है। अब तुम देख लो तुम्हें अपना झुकाव करना किधर है, क्योंकि ये ग्रह जो है चुनाव का है। तो खैर आगे रा कहते हैं, इस प्रकार एक के बजाय हम कहेंगे एक ध्रुवीयता वाला चुंबक आपके शरीर, मन, आत्मा परिसर में एक मूलभूत ध्रुवीयता होती है, जिसे आप वायलेट रे ऊर्जा, जो कि सारे ऊर्जा क्षेत्रों का योग होता है, परंतु यह आपके मन द्वारा उत्पन्न किसी भी विचार से प्रभावित होता है। शरीर की विकृतियों से और सूक्ष्म जगत, जो कि इकाई है, और स्थूल जगत के बीच में कई रूपों में कई रिश्तों के द्वारा, जिसे आप सितारों के द्वारा पेश करते हैं, प्रत्येक एक कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी रे के साथ, जो अपनी व्यक्तिगत विकृतियों के कारण इकाई के विद्युत चुंबकीय जाल वेब में प्रवेश करती है। तो दोस्तों इस हिस्से को समझने के लिए ना हमें इसको देखना पड़ेगा एक बार, ये वाली जो ये चित्र है ना इसको देखते हैं। राय ये कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा शरीर जो है ना ये सारा ऊर्जाओं का बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें ऊर्जाओं की बनी हुई है, अलग अलग कंपन है हर चीज़ की, और ये जितनी भी आप देख रहे हो ये चक्र जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये भी कांपते हुए ऊर्जा के चक्र ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, इसका असर जाके पड़ता है तुम्हारे इस पे, क्राउन चक्र पे, जो सर के ऊपर वाला जो चक्र होता है, इस पे पड़ता है। तुम जो जो करोगे ना, जैसी जैसी चीज़ें होती जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में, या जैसे जैसे तुम्हारे अनुभव होंगे, अगर तुम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो और ध्यान अवस्था भी कर रहे हो, दूसरों की सेवा भी कर रहे हो, तो इसके अंदर चमक आनी शुरू हो जाती है तेज़ी से। जब इसके अंदर चमक आनी शुरू हो जाती है ना, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ अब ये कटाई के लायक है, इसको इस दिशा में इस तरीके की कटाई चाहिए। इसी तरीके से जो दूसरी है खुद की सेवा वाले, उनके लिए उस तरीके की चमक होगी, उनकी बिल्कुल अलग चमक होगी, जैसे राह अभी बता देंगे आगे, लेकिन उनकी थोड़ी डिम होती है, उनको पता चल जाता है कि ये थोड़ी डिम होगी उससे। तो वो कह रहे हैं जैसे जैसे तुम्हारे विचार बनते चले जाएंगे ना, जैसे जैसे तुम्हारी सोच बनती चली जाएगी, उसके हिसाब से इसके अंदर चमक आएगी। अब इसको, इसके अंदर चमक बढ़ाने का एक ही तरीका है, तुम अपना पहली बात तो रास्ता चुन लो, दूसरों की सेवा और खुद की सेवा, पहला तरीका ये, और फिर उसके ऊपर निरंतर काम करना शुरू करो। लेकिन दूसरों की सेवा कर रहे हो तो आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर सकते, मांग सकते हो, पूछ सकते हो, फिर अगर उसने मांग लिया तब दे सकते हो, ये तरीका। फिर अब साथ में उसके ध्यान भी लगाते रहो, अगर आपने ध्यान भी प्रैक्टिस करते रहे और ये भी करते रहे, तो आपके इसमें चमक आ जाएगी, चमक आ जाएगी, आपकी कटाई हो जाएगी। तो इस हिस्से में वो ये कह रहे थे रा कि देखो तुम्हारा ये ना पूरा का पूरा ये जो है ना वेब की तरह, एक वेब जैसे बोले इंटरनेट की तरह काम करता है, ये बेसिकली इंटरनेट की तरह काम करता है कि सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना हमारी, वो सारी जाके यहाँ इकट्ठी होगी इस इंटरनेट पे। ये इंटरनेट है, हमारा वेब है, इसके अंदर जाके इकट्ठी होगी, और यहाँ से फिर उनको पता चल जाता है, महासंघ को भी पता चल जाता है, रचयिता को भी पता रहता है कि हाँ इसके अंदर चमक आ गई है, अब ये तैयार है अगली घनत्वता में जाने के लिए, मतलब आगे का सीखने के लिए। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, तो क्या यहीं से ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई? तो रा कहते हैं यह सत्र का अंतिम सवाल होगा। ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत, जैसा कि आप कह रहे हैं, प्रारंभिक विकृतियों को समझने का केवल एक तरीका है, जिसमें प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताया जा सकता है। यह किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये जो ज्योतिष विद्या है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये तो बता सकती है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता देगी या प्रोबेबिलिटी की भाई ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये दो चीज़ें बता सकती है बस।
लेकिन इसको किसी भी तरीके की भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता कि जी ऐसा ही होगा। ये नहीं है उसका तरीका। वो कह रही ये, हाँ ठीक है, इसको पूरे सिस्टम को समझने का एक छोटा सा तरीका है ये, लेकिन ये भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है। कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं। सारी चीज़ें तो कर्म से डिसाइड हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बता सकती हैं बस। तो खैर दोस्तों, अब इस सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।